प्रवेश कुमारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या आपको पता है? अभी हमारी मुझे बताएंगे। सबसे पहली चीज आप बताएंगे लोहे की खोज किस काल में होती है? इंडस सिविलाइजेशन पाषाण काल, पूर्व वेदिक काल या भारत वेदिक काल। इसमें मेरे किस वर्ड यूज किया गया है ये मुझे बताइए। उसके अलावा हम बात करेंगे इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है और इसके अलावा अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। पहले शब्द का अर्थ क्या था सभी एक बार बता दीजिए। क्लास स्टार्ट करें। प्रीति स्वागत मनु संतोष प्रभात पूजा करण। चलिए सभी आ चुके हैं तो क्लास स्टार्ट करने की बारी बनती है। अगर आपकी क्लास को बात करें तो हम क्लास में आज की पढ़ने वाले आगे क्वेश्चन को लास्ट टाइम हमने इसको बात करी, 16 महाजनपद को पढ़ लिया, उनकी स्थिति देखी थी, है ना, और उनकी राजधानी देखी थी। अब आप हेडिंग जो बताएंगे उत्तर वेदिक काल की उत्तर सॉरी महाजनपद काल के राजवंश, महाजनपद काल के राजवंश, राजवंश। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमें राजवंश देखने को मिलते हैं। देखिए एक डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ, एक मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद इनका बड़ी शब्द का उल्लेख, बड़ी शब्द का अर्थ होता है क्या? इसके अलावा हम बात करें उत्तर वेदिक काल में वेदिक को देखने को मिलते हैं। वेदिक शायद से श्याम वर्ड यूज है, अगर सभी आंसर है तो ठीक है। चलिए अगर बात करूं इसको राजवंश को लेकर, एक बार कौन सा राजवंश? एक भरतवंश, भरतवंश, ठीक है, भरतवंश। उसके बाद कौन सा आया? आपने उसके बाद हमारे पास हरिवंश, हरिवंश। उसके बाद आया हमारे पास नागवंश, नागवंश, और नागवंश के बाद आया हमारे पास कौन सा? नंदवंश, नंदवंश। तो आप एक चीज सिंपल याद रखेंगे, कभी इनकी क्रोनोलॉजी बनाने के लिए देता है, यानी कौन सा राजवंश कब आया, है ना। तो सबसे पहले बात करें भरतवंश, हरिवंश, नागवंश और नंदवंश। ये तो हमारे पास क्रोनोलॉजी। अगर इसी को लेकर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये जो भरतवंश है इसका उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है? जितनी बार हमारे पास हरिवंश देखने को मिलता है। आप पढ़ने को पढ़ेंगे थोड़ा सा भरतवंश के बारे में, वास्तव में अगर किसी वंश का वर्णन देखने को मिलता है वो हरिवंश है। तो आप इसी को क्रोनोलॉजी में रखेंगे, भरत, हरि, नाग और नंदवंश। ये भी हमारे पास एक तरीके से इनका क्रम। चलिए अगर हम सबसे पहले बात करें इसी को लेकर, इसी को लेकर बात करें, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मेरे साथ, एक वंश से शुरुआत करें जिसका नाम है भरतवंश, है ना। भरतवंश आप लिखेंगे मगध पर, है ना, ये जिसका मगध है, जिसका ये काम करते थे, जिसका राजवंश थे मगध नहीं, एग्जाम में नहीं। आप लिखेंगे मगध पर, मगध पर राज करने वाला, राज करने वाला, वाला प्रथम राजवंश, प्रथम राजवंश भरतवंश था। कौन सा? भरतवंश वंश था। पहला पॉइंट आपने लिख लिया जो हमने एक पॉइंट लिखा, भरतवंश पहला वंश था। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम बात करें आगे क्यों बढ़े। अच्छा आप लिखेंगे सबसे पहला राजा कौन था? राजाओं की बात करेंगे तो सबसे पहला जो इसमें राजा रहा, ठीक है, पहला राजा कौन था? भरत, 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 भरत जो था पहला राजा। ठीक है, आप लिखेंगे इसके बारे में पॉइंट बनाना शुरू करेंगे। ये है भरत वंश का, भरत वंश का पहला राजा, का पहला राजा। ठीक है, इसने अपनी राजधानी राजगृह बनाया, इसने अपनी राजधानी, अपनी राजधानी राजगृह बनाया, राजगृह को बनाया। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे इसी कारण, इसी कारण मगध की पहली राजधानी, मगध की पहली राजधानी, राजधानी राजगृह थी, राजगृह थी। पहली राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा, एक बार कमेंट करो, कुछ लिखने कोई आप ये नहीं लिखा, मुझे बताइए तो एक बच्चों को सेट करता हूँ। मुझे बताइए हां दिखा नहीं है, फटाफट से कमेंट करेंगे, कोई भी एक बच्चे कमेंट करेंगे ये डाउट क्लियर हो जाए तो एक बार थोड़ा एक बच्चों को करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला, सर मैं जहाँ भी हाथ लगाता हूँ ये बात मुझे बोल नहीं करता। तो डॉक्टर के ऐसी कौन सी बीमारी है जहाँ लगा नहीं करता? ये बीमारी मेरे पास नहीं है। तो पता चला उसकी उंगली करता है, जहाँ लगाता है उसकी नहीं करता। तो ऐसे ही व्यक्ति है, लड़की नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लगातार कमेंट करने के लिए नहीं रहा है। आपने फोन पे लेकर कभी क्लास डिस्टर्ब करने की योगदान देता है ना। मतलब तुम पढ़ने नहीं आए तो और पढ़ने कौन से? चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की पहली राजधानी रही वो थी कौन सी? राज। अगर ये भरतवंश को लेकर बात करें, नीचे से भरत की भरत जो था किसी कोई संतान नहीं थी, इसमें तपस्या करके जरासंध राक्षस को क्या है मनाया। जब जरासंध राक्षस को इसकी संतान हुई उस संतान का नाम रखा जरासंध। आपने वर्ड सुना जरासंध अभिमानी रण में हो गया पानी। ये श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है। इसका कई बार युद्ध जरासंध का भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, मतलब कृष्ण के साथ हुआ, लेकिन अंतिम रूप से पांडु पुत्र भीम द्वारा मारा गया जरासंध। और इसी वंश का जो अंतिम राजा था हरिवंश जी, हरिवंश जी की भटके करके हरिवंश की निकाली और इसके बाद जो बसाया वो हरिवंश है। तो एक बार क्रोनोलॉजी के साथ मिलाना पड़ेगा। तो इसी मगध की राजधानी का राज है। आप लिखेंगे इसकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं था, नहीं थी। इसने जरा नामक राक्षसी, जरा नामक राक्षसी की पूजा की पूजा की, जिससे एक संतान उत्पन्न हुई, जिससे एक संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम नाम जरासंध था। जिसका नाम क्या था? जरासंध, जरासंध था। ठीक है, यहाँ की चीज आपको क्लियर होगी, ये है जरासंध, ठीक है, ये है जरासंध। अगर हम अभी बात करें चीज को लेकर तो उसके बाद जो राजा आया वो है जरासंध। अभी मुझे आप नोट ले सकते हैं। उसके बाद जो राजा आया वो है जरासंध, जरासंध। ठीक, तो आपको पता चला जरासंध का नाम जरासंध क्यों पड़ा? क्योंकि जरासंध नामक राक्षसी से पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। अगर हम बात करें इसको लेकर अपनी बाप की बात भरत के बाद राजा बना, इसका कई बार युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, लेकिन अंतिम रूप से मारा गया पांडु पुत्र भीम द्वारा। और ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में देखने को मिलता है। आप लिखेंगे यह अपने पिता की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद राजा बना, राजा बना। ठीक, आप लिखेंगे श्रीमद् भगवद गीता में, गीता में ऐसा वर्णन है कि, ऐसा वर्णन है कि इसका कई बार युद्ध, इसका कई बार युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, के साथ हुआ, लेकिन अंत में है, लेकिन अंत में है पांडुपुत्र, पांडुपुत्र भीम के हाथों मारा गया, मारा गया। वो कौन सा था? वो था जरासंध था। इसके बाद इसका अंतिम राजा जो था उसका नाम था रिपंजी, रिपंजी, रिपंजी। अगर बात करें रिपंजी को लेकर तो रिपंजी जो था राजा बना, लेकिन इसका सेनापति जिसका नाम था भट्टिय, भट्टिय ने रिपंजी को मार दिया और मारने के बाद भरतवंश के बाद इसको मार दिया, रिपंजी को मार दिया और हरिवंश की मृत्यु हुआ भट्टिय। आप एक बात देखते हैं कि जो हमारे पास वंश जिसका नाम हरिवंश, उसकी व्यक्ति द्वारा रखी जिसका नाम बिंबिसार, वास्तव में बिंबिसार वास्तविक संस्थापक था, लेकिन कई को ऐसा देखने को मिलता है भट्टिय ने रिपंजी को मारकर हरिवंश की। ठीक है, आप एक पॉइंट बना लिखेंगे इसकी क्या? आप लिखेंगे पहला पॉइंट यह भरतवंश का, भरतवंश का अंतिम राजा था, अंतिम राजा था। ठीक, इसकी हत्या भट्टिय ने की, भट्टिय ने की और हरिवंश की, वंश की नींव रखी। तो ये हमारे पास हुआ कौन सा? वो हमारे पास भरतवंश। केवल भरतवंश तीन नाम याद रखने हैं। सबसे पहला भरत, दूसरे पर हमारे पास जरासंध, तीसरे पर हमारे पास है रिपंजी हुआ है। ठीक है, हाँ काम इस प्रकार कोई और आपने सीन लिखा वही जरासंध, वही जरासंध। चलिए एक बार चीज को करेंगे, सबसे पहले हाथ से नोट करना शुरू करेंगे और एक बार कमेंट करके चीज क्लियर अगर क्लियर तब हम आगे बढ़ेंगे। आप सुनिए कमेंट मार कि कमेंट बॉक्स को उठा दे और कमेंट मार कि कोई गांव वाला देख के सारी कि हमारा एक बच्चा है, कमेंट करता है, कमेंट करता है, हमें अपनी लड़की का ऐसे साथ करना है। चलिए हाँ मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो ये तो हमारे पास उसके बाद आप याद रखना एक बार रिपीट करूंगा। भरतवंश ये सबसे पहला राजवंश जिसने मगध पर राज किया। इसके अलावा भरतवंश का संस्थापक भरत, इसकी कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, इसने जरासंध राक्षसी तपस्या करने के बाद इसके पुत्र जिसका नाम जरासंध। इसके अलावा सबसे पहली राजधानी राज किया, इसलिए मगध की पहली राजधानी राज थी। उसके बाद बात करें जरासंध को लेकर, जरासंध जो है कई बार इसका युद्ध देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम रूप से पांडु पुत्र भीम के हाथ मारा गया और इस वंश का अंतिम राजा हरिवंश जिसकी हत्या की और हरिवंश की रखी है ना। ठीक है, हरिवंश की रखी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट राजवंश जिसका नाम है हमारे पास हरिवंश, क्या था? हरिवंश, हरिवंश। चलिए इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। हरिवंश सबसे पहला पॉइंट बना लिखेंगे यहाँ पर भट्टिय ने भरतवंश के
भरत वंश के अंतिम राजा रिपंजनियों को मारकर हरित वंश की नींव रखी। पहला पॉइंट अब थोड़ा सा राजाओं के बारे में देखेंगे, राजाओं के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले राजा अगर भट्टिया की बात करें, पहला पॉइंट देखिए, दो चीजों को समझिए। अगर आपको ऑप्शन में भट्टिया नहीं मिला है तो सीधी सी बात आंसर बिंबिसार है। अगर देखिए भट्टिया ने मार्केट स्टार्टिंग कर दी, लेकिन एक और वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार बना। मैं अगर आपको दो ऑप्शन में भट्टिया बिंबिसार दोनों ऑप्शन में होगा बिंबिसार करेंगे, अगर बिंबिसार नहीं होगा तो भट्टिया 100% होगा, क्योंकि शुरुआत भट्टिया ने की थी। लेकिन इसका वर्णन की बात नहीं, संस्थापक नहीं माना जाता, वास्तविक संस्थापक माना जाता बिंबिसार को। तो कोई लिखेंगे इसीलिए हरित वंश की नींव रखी थी। पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास इसके बाद जो राजा आया वो था हमारे पास बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार आता है। चलिए एक बार पॉइंट बिंबिसार के बारे में। यह हरित वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कौन होगा बिंबिसार? ठीक है, अच्छा बिंबिसार को लेकर बात करें, इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 साल लगे। आपसे पूछता है इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 साल लगे, बिंबिसार चीज क्या करेंगे? सारी नहीं फायदे। एक तो फायदे, ठीक है, दूसरा इसे क्या मिला? ससुराल मिला। अब ससुराल में मुझे पता है दामाद बन के जाएगा, ताकि छोटा क्षेत्र का कैसे राजा और राजा उसे मदद करेगा, कोई वैसा करेगा, कोई वैसा करेगा। तो वो सारे क्षेत्र वाले आक्रमण करेंगे नहीं करेंगे, दामाद उनकी लड़की नहीं होंगे तो कैसे करेंगे आक्रमण? तो इसमें बुद्धि लगी, बहु के साथ में इज्जत नहीं लगेगी, नहीं होगा। तो इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 साल की। कौन सा हरित वंश जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 साल की बिंबिसार? एक पॉइंट इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 साल की 3 साल की। कौन सी 3 साल की? पहला साल की वैसाली। दूसरी की थी कौशल महाजन पदवी। उसके बाद तीसरी जो की थी वो हमारे पास भद्र देश में की, भद्र देश पंजाब क्षेत्र। अच्छा यहाँ पर किसके साथ की? तो पहली साल वैसाली जो की थी वो वापी चिन्ह के साथ। दूसरी साल की जो महाजन पदवी महाकौशल के साथ। और तीसरी साल की थी यहाँ पर भद्र देश में थी काली की छीमा के साथ। ठीक है, ये 3 साल की अपना साम्राज्य किया जाता है, इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसका बिंबिसार। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन तरीके पूछे, सबसे पहले किसने 3 साल की? वो था बिंबिसार। अच्छा वैसाली में किसके साथ की? वापी चिन्ह के साथ। कौशल महाजन पदवी महाकौशल के साथ। और भद्र देश में 6 के साथ की 3 साल की। अब यहाँ से तो आक्रमण होगा, साथ ही साथ यहाँ पर ये बहु है और यहाँ पर तो यहाँ पर आक्रमण होगा। इस क्षेत्र पर अधिकार रहेगा कोई तरीके से ना, तो ये 3 सालों से क्या हुआ? साम्राज्य विस्तार हुआ। इस क्षेत्र का हमारा साम्राज्य। एक चीज बताइए, जो वैसाली का राजा होगा उसका वैसाली का अधिकार होगा, उसके आसपास के राज्यों का अधिकार होगा, प्रताप होगा, ताकत होगी। तो इसका मतलब एक साल करेगा तो 16 महाजन पदों से 3 महाजन पद अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से साम्राज्य विस्तार हुआ बिंबिसार। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करें बिंबिसार को लेकर, यहीं पर लेते हैं बिंबिसार को लेकर। आप यही बिंबिसार था। एक बार यहाँ पॉइंट बना लीजिएगा, एक बार अवंती महाजन पद के राजा चंद्रप्रभुत बीमार हो जाते हैं और ये उनके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को यहाँ भेजते हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? अब अवंती महाजन पद वाले क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब अपने साम्राज्य विस्तार को प्यार से मोहब्बत से दिखाना चीजों को, जहाँ राजा जो है ताकत से दिखाई दे, वहीं से दिखाए इसके द्वारा आपकी मोहब्बत से चीजों को, तो प्यार से चीजों को दिखाया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, बहुत बिंबिसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा रोग कौन सा होता है? पांडु का मतलब पीड़ा, जैसे आज समय में पीड़ा इससे लिखा होता है, उसी पांडु से पीड़ित अवंती महाजन पद चंद्रप्रभुत। अच्छा ये जीवक है, एक क्वेश्चन बनेगा, राजवैद्य जीवक जो किससे दबाने के? तो बिंबिसार के दबाने के ऐसा कहा जाता है कि इनके बिंबिसार जीवक किसी और पत्नी से ना ऐसा कहा जाता है, नोट नहीं करना, फॉर एग्जांपल बताना, किसी और पत्नी से ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ की चीजें उसके बाद पॉइंट बनता है, इसकी व्यक्ति जिसका नाम अजातशत्रु, जिसका नाम अजातशत्रु, आप लिखेंगे इसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अगला राजा बन गया। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीआर का प्राचीन भारत में प्रथम वंश कौन सा था? तो वो हमारे पास बिंबिसार वंश। हरित वंश, क्योंकि हरित वंश में बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, जो कि इसका बेटा था। अब इसका बेटा आएगा जिसका नाम होगा क्या? जिसका नाम होगा उदय, और उदय हत्या करेगा अजातशत्रु की। इसका मतलब ये बाबू की हत्या करके जहां राजा बनते जाएंगे। तो प्राचीन भारत में प्रथम वंश कौन सा था? तो आंसर होगा हरित वंश, और प्रथम होगा अजातशत्रु का प्रथम था। एक पॉइंट बना लिखेंगे, इसके बारे में आप लिखेंगे यह राजवंश पितृहंता वंश था। यह राजवंश कैसा? पितृहंता वंश। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास में नहीं। ठीक है, यहाँ तक चीजें एक बार बाद में नोट करेंगे, मैं भी लिखा था। उसके बाद जो अगला राजा है उसका नाम अजातशत्रु। पॉइंट बना लिखेंगे यह अपने पिता बिंबिसार को मारकर राजा बना। ठीक है, अच्छा इसीलिए अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहते हैं। प्रथम पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है, इसमें भी युद्ध किया, इसका 16 वर्षों का युद्ध चला, इसके साथ लिच्छवियों के साथ, वैसा ही लिच्छवियों के साथ इसका जो युद्ध है 16 वर्षों तक चला। अंतिम रूप से इसने अपने मंत्री पद से जीत लिया और इसमें 2 हथियारों का उपयोग किया गया था। एक का नाम था महाकंटक सेना और एक का नाम था रथमोशन। महाकंटक सेना और रथमोशन का उपयोग करके इसने मंत्री पद से लिच्छवियों को जीता था, जो कि क्षेत्र वैसा वही वैसा जो इसके पास सुनाती। ठीक है, चलिए सर पूरा वर्ड लिखा है। अच्छा कौन सा पूरा वर्ड लिखा है? अच्छा चलो क्या ही तुम्हारे लिए बोलूं। हमारे गांव में क्या होता था पहले? गांव में बहुत पहले छोड़ दिया था। गांव में जैसे शाम ढलती थी तो शाम ढलने के बाद कुछ लोगों का एक शौक होता था नशे करने का। गांव में बहुत प्रचलित है देसी दारू पीना, और वो पीने के बाद कुछ ऐसी बातें करते थे जो उनके और ब्रह्मा जी की समझ में आ सकती थी और किसी समझ में नहीं आ सकती थी। तो कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि उनमें से कुछ हमारी क्लास में आ जाते हैं, जैसे इनकी हरकतें करती हैं। ठीक, हमें बताओ ये कौन सा है इसके बारे में। एक पॉइंट लीजिए आप इसके बारे में। अजातशत्रु का संघर्ष लिच्छवियों के साथ 16 वर्षों तक चला। लेकिन अंतिम में अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों पर जीत प्राप्त की। ठीक, आप इस युद्ध में दो हथियारों का उपयोग हुआ। रथमोशन वह महाकंटक शिला। ठीक, रथमोशन और महाकंटक शिला का उपयोग हुआ था। ठीक, चलिए अगर हम बात करें, हाँ वही लिखा जाएगा। अगर हम बात करें क्या रथमोशन का महाकंटक शिला, एक बार इसके बारे में देखेंगे। ये रथमोशन महाकंटक शिला बहुत आसानी से समझ पाओगे। आपने चीज देखी होगी, आपने मूवी देखी होगी, इसका नाम बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। तो बाहुबली के पास कौन सा हथियार था? ये था हमारे पास महाकंटक शिला, जिसमें हम पत्थरों को इस प्रकार पकड़ के फेंकते थे। देखा होगा इसी को, जिसमें पेट्रोल डालकर आग लगा फेंक दिया था। तो ये था महाकंटक शिला। कंटक शिला। तो
तो इस महाखंड का यूज किया गया था। इसके अलावा एक रथ मोशन का प्रयोग हुआ था, बल्ला देवी किया था, आगे चक्र लगाया और पब्लिक को काटता हुआ चला गया। तो ये था हमारे पास रथ मोशन। तो इन दोनों का प्रयोग किया गया था इसमें युद्ध में। इसने किया था दो व्यक्ति अजातशत्रु। तो आपसे दो क्वेश्चन लास्ट पूछे, एक क्वेश्चन पूछा गया था अजातशत्रु ने जो लिच्छवी थे उनको जीतने के लिए किन दो हथियारों का यूज किया गया, तो महाखंड और रथ मोशन। इसके अलावा इसका मंत्री कौन था जिसने लिच्छवी को जीता, तो बत्सकार ना, वो कौन सा बत्सकार। ठीक, तो ये हमारे पास दो इसके हथियार जिनका उसने जीतने में किया था, वो था अजातशत्रु। ठीक, अजातशत्रु इसका एक पॉइंट बनता है हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको लेकर अजातशत्रु को लेकर इसी के समय गौतम बुद्ध महावीर स्वामी और मोगी पुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसी के समय 483 BC में, 483 BC में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। क्या होता है प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ? इसी के समय अच्छा, इसी को कहा जाता था कुड़ी। इसी को कुड़ी कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। लिच्छवी होते वैसाली महाजन लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी मतलब नाम जगह और वहां पर वैसाली नाम पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है लिच्छवी, है ना? तो लिच्छवी के वैसाली लिच्छवी। तो ये बड़ा प्यारा है। तो ये हमारा अजातशत्रु को लेकर डिस्कशन था। अपने पिता की हत्या करके राजा बना था, इसलिए प्रथम पिता कहा जाता है। इसको मारा था, बिंबिसार को मारा था। इसका संबंध वैसाली महाजन ने लिच्छवियों से 16 वर्ष तक चला, लेकिन इसी सहायता से नहीं होता। इसका मंत्री बत्सकार, उसी सहायता से लिच्छवियों को जीता। इसमें से दो हमारे पास हथियारों का यूज किया, एक रथ मोशन, एक महाखंड। इसके अलावा इसी समय 3 व्यक्तियों को महापरिनिर्वाण हुआ, यानी गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और मोगी पुत्र गोशाल। इसी के समय 483 BC में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये सारी बातें याद रखनी है आपको अजातशत्रु को लेकर। ठीक है, अजातशत्रु को लेकर याद रखनी है। आगे बढ़ने की चीजों को नोट डाउन करिए। सबसे पहले पीछे वाला क्वेश्चन नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। एक मिनट रुकिए बस, नोट डाउन करिए, बताइए पास सारी चीजें तो हमारे को पढ़ेंगे। हाँ, आपने नंसा में दिया मामा ने। ठीक है, आप ये नोट करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वो हमारे पास आता है नाटक उदय। आप लिखेंगे यह अपने पिता अजातशत्रु को मारकर राजा बना था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है इसने गंगा और सोन नदियों के बीच, गंगा व सोन नदियों के बीच पाटलिपुत्र नगर को बसाया। अब देखिए, यही पहला राजा था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अच्छा सिंपल था। ये कुछ ऐसी चीज नहीं जो आपको परेशान करे। उसके बाद हमारे पास अगला जो आता है वो था हमारे पास नागदशक के बारे में एक पॉइंट आप याद रखेंगे। यह है अय्यप्पा वंश का अंतिम राजा था। इसकी हत्या बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने करके मगध पर नागवंश की नींव रखी। ठीक, इसके बाद कौन सा होगा हमारे पास नागवंश। ठीक है, चलिए आगे करें। एग्जाम ओरिएंटेड बताओ केवल ये आंसर किसी को नहीं आता है। चलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सभी बच्चे भैया को बोल दीजिए। चलिए पहले तो थोड़ा सा स्लाइड लगाते हैं क्योंकि ऐसे बच्चों को क्लास में अभी आज की क्लास में नोट देने के लिए लिखा है। चलिए अभी आज की ने अभी 9 बजे तक भेज दिया है ना, 9 बजे तक भेज दिया है। नेक्स्ट क्लास के लिए वहां पर जाकर एंसर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी है ना। चलिए मैंने आपको गांव की कहानी बताई है, जिन्हें अभी ये नहीं पता, ठीक है, जिन्हें अभी ये नहीं पता कि हमारा एंसर में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आप खुद सोचो एग्जाम कैसे निकल जाएगा। फिर कहते हो सर बोल दिया, कितना कितना लेट डाउन है, मतलब समुद्र में छुपा है। एक आसमान छुपा है, समुद्र में छुपा है। मैंने टेंशन कौन सा है किसी बात से रिलेटेड। चलिए तो हमारे पास रिपीट कर रहा हूं चीजों को, एक बार सुनिए। एक बार सुनिए, हरे वंश की जो वास्तव में उत्पत्ति है, इसको मानकर कि हमारे पास व्यक्ति संस्था का उसके बाद वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जिसने वास्तविक संस्थापक मतलब साम्राज्य को है, साम्राज्य को बनाने के लिए इंसानी की वैशाली महाजन में वापी चेतना के साथ कौशल में महाकोश के साथ अब देश के साथ। अब इसने एक बार और महाजन के चंद्र को एक बार बीमार हुए पांडु एक पीड़ा उसके विरुद्ध इलाज किया, अपने राजनीतिक जीवन को इसका मतलब राजनीतिक जीवन था, यानी राजनीतिक जीवन था, उससे राजनीतिक जीवन था। ठीक, तो बिंबिसार के बाद इसके अलावा बिंबिसार को इसकी हत्या की जा सकती है, इसलिए इसको कहा जाता है को फिर रंगा प्रथम पिता जा सकता। अगर आप कोई बात करें 27 साल तक संघर्ष लड़ी साल तक मंत्री बत्सकार दो यानी से रत्न और भारत के साथ लिखित को जीत प्राप्त की। इसके बाद इसी के समय महावीर स्वामी को शादी की और इसी के 483 में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का राजगृह में सप्तकर्णी गुफा में हुआ। उसके बाद इसका बेटा राजा ने इसकी हत्या करके उदय राजा ने इसके पिता अजातशत्रु की हत्या की। इसके अलावा उदय ने गंगा और सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र को बसाया, सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी उदय ने बनाया। उसके बाद नागस हरे वंश अंतिम राजा इसकी हत्या बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने किस वंश की मृत्यु नागस। ठीक है, वो कौन सा नागस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं वो हमारे पास आता है नागस। कौन सा है हमारा नागस, नागस माइंड। अगर नागस को लेकर बात करें, नागस तो सबसे पहला मैंने आपको कौन सा बताया वो हमारे पास शिशुनाग। सबसे पहला शिशुनाग जो है वो राजा बना। राजा शिशुनाग ने राजा बनने से पहले इसको बना था वो नागस है। नागस को इसके अलावा इसने अपनी राजधानी जो है वो वैशाली को बनाया। इसको वैशाली आप सोचिए वैशाली को राजधानी किस वंश से बनाया गया वो नागस, और इस राजा के बाद शिशुनाग। तो शिशुनाग के दो बातें याद रखनी है, एक नागस का संस्थापक था, दूसरा इसकी दो राजधानी थी राजगृह और वैशाली। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। इसने इसने नागस की हत्या करके नागवंश की नींव रखी। इसके अलावा इसी के समय पर इसी की दो राजधानियां थी। कौन कौन सी दो राजधानियां थी? पहली थी हमारे पास जिसका नाम था हमारे पास राजगृह, जो पहले से थी राजगृह, और दूसरी हमारी थी कौन सी होती है वैशाली। आप एक पॉइंट बना लिखेंगे, वैशाली को सबसे पहले राजधानी, वैशाली को सबसे पहले राजधानी शिशुनाग ने नागवंश में बनाया। वो कौन सा शिशुनाग। ठीक है, चलिए वो कौन सा शिशुनाग। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजा शिशुनाग का अशोक आप लिखेंगे यह है शिशुनाग के बाद राजा बना। शिशुनाग के बाद राजा बना, इसको काकवर्ण कहा जाता था। इसी को काकवर्ण कहा जाता था। कौन था वो था शिशुनाग।
काला अशोक और इसी के समय 383 में सब सम्मेलन का आयोजन, सेकंड बौद्ध सम्मेलन का आयोजन आयोजन वैशाली में हुआ था। तो ये काला अशोक पीरियड, ठीक है। काला अशोक पीरियड था। तो नागवंश सबसे पहले ससुराल में हमारे पास नागवंश की हत्या करके नील की नागवंश की और इसी दो राजधानी की राजकीय और वैशाली। आपसे क्वेश्चन पूछा है वैशाली सबसे पहले राजधानी किस राजा के द्वारा बनाया गया? वो था ससुराल और किस वंश में बनाया गया? वो था नागवंश। इसके बाद राजा का काला अशोक जो है ससुराल के बाद राजा बना, इसी को काकवर्ण कहा जाता है और इसी के समय 383 में सेकंड बौद्ध सम्मेलन का आयोजन वैशाली में हुआ था। ये वही वैशाली है जिसे अपने पहली राजधानी इसके द्वारा बनाया, इसके ससुराल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ससुराल के द्वारा से बनाया गया था। तो यहाँ तक चीजें क्लियर से नोट करिएगा। इसके बाद एक पॉइंट आता है काला अशोक जो है काला अशोक, इसके बाद भी छोटे मोटे राजा रहे, लेकिन काला अशोक के दरबार में एक नाई का नाम उग्रसेन या अग्रसेन। इस उग्रसेन को क्या जाता है? काला की वाइफ से, काला अशोक की वाइफ से, काला अशोक की वाइफ से क्या जाता है? उग्रसेन नामक नाई और काला अशोक की पत्नी मिलकर काला अशोक के साथ-साथ इसके भाइयों को, इसके परिवार को सबको खत्म कर देते हैं और काला अशोक की पत्नी और उग्रसेन नाई दोनों शादी कर लेते हैं। यही उग्रसेन नाई आगे चलकर करता है महाभारत और नंदवंश की करता है। तो आपसे पूछता है इसको मारा गया था उग्रसेन नाई के द्वारा, तो काला अशोक है, काला अशोक। तो एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर काला अशोक के दरबार में, काला अशोक के दरबार में एक दरबार में एक नाई रहता था, एक नाई अग्रसेन या फिर इसी को आगे उग्रसेन रहता था जिसको काला अशोक की पत्नी से, काला अशोक की पत्नी से प्यार हो जाता है, और उग्रसेन वह काला अशोक की पत्नी मिलकर काला अशोक और उसके परिवार को खत्म कर देते हैं। इसके बाद पॉइंट लिखेंगे, ऐसा कहा जाता है यही उग्रसेन नाई आगे चलकर महापद्मानंद बना और नंदवंश की नींव रखी। इसके बाद कौन सा राजवंश आएगा? इसके बाद जो राजवंश आएगा वो हमारे पास नंदवंश है। कौन सा नंदवंश का राजवंश आएगा? तो हमने 3-4 राजवंशों को पढ़ा है। देखिए किस हमने यहाँ से शुरुआत की थी। इसको सबसे पहले हमने रजवंश, उसके बाद हरिवंश, उसके बाद नागवंश, अब नागवंश को लेकर नंदवंश को मैं आपको उल्लेख चीज बता देता हूं। इसका आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला उग्रसेन या अग्रसेन नाई जिसने काला अशोक को मारा, आगे चलकर इसी ने वाली धारती महापद्मानंद और नंदवंश की करके। आपसे क्वेश्चन पूछा है नंदवंश की किसके द्वारा की गई? वो था महापद्मानंद जो था एक नाई था। इसने एक प्रतिज्ञा की मैं इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। ऐसी ही कुछ प्रतिज्ञा की परशुराम ने, इसी से परशुराम का अवतार कहा जाता है। इसके अलावा इसने परशुराम से उपाधि धारण की, जैसे सर्वचक्रांक है ना। इसके अलावा इसने उपाधि धारण की जैसे उग्रसेन को कैसे नाम दिया? इस उपाधि की इसके अलावा सबसे पहले राजाओं में से एक हमारे पास महापद्मानंद के बाद व्यक्ति जिसका नाम था घनानंद। आपको समझ आपको इसलिए कहा जाता है घनानंद। एक क्वेश्चन पूछा गया घनानंद को कहा जाता है आपका होगा तो उसका संपत्ति होती है, इसलिए वो घनानंद था। एक बार घनानंद बेइज्जती करता है, इसकी चाणक्य की बेइज्जती करता है। चाणक्य जो है शपथ लेते हैं कि मैं तेरा समूह विनाश करके मारूंगा। इसी को कहकर वो जाने होते हैं मगध से। तो वो एक बच्चे को देते हैं, एक खेल देते हैं जिसका नाम राजकीय खेल में बच्चे को जीतते हैं। आगे चलकर इसी को बनाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य बनता है, साथ ही साथ मारता है इसको घनानंद को, और घनानंद को मारने के बाद मौर्य वंश की करता है। तो उसके बाद हमारे पास राजवंश होता है मौर्य वंश, है ना। कौन सा मौर्य वंश? इसके बाद राजवंश। तो पहले हम नंदवंश पढ़ेंगे और नंदवंश के बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे, नंदवंश के बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे। या बीच में छोटे दो धर्म आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारे भाई नंदवंश नंदवंश का डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको बता दिया महापद्मानंद ने नींव रखी, सर्वचक्रांक जैसे उपाधि धारण की। घनानंद सबसे अतुल संपदा हमारी सबसे ज्यादा संपत्ति वाली घनानंद। इसके अलावा इसी घनानंद को मारा चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की रखी थी। इसी घनानंद के समय पर सिकंदर ने आक्रमण किया पश्चिम उत्तर भारत में, लेकिन उत्तर भारत में आक्रमण नहीं कर पाया। व्यास ने लड़ाई हुई थी, उस बात का पास गया। आपसे पूछा है किसके समय पर सिकंदर ने आक्रमण किया, उत्तर भारत में इसका राजवंश घनानंद और कौन सा राजवंश? घनानंद है ना, वो घनानंद। हां नोट्स में इसके आंसर कीजिए, थोड़ी बहुत हो जाने देते हैं। अभी 15-20 पेज कर रहा हूं, है ना। नोट्स जो तक हो गया मैं बताऊंगा, जो तक हो गया मैं भेजूंगा। आज की क्लास में ये पढ़ते हैं, नोट्स में बताऊंगा। अच्छा मुझे बताइए कि यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार बता दीजिए, मैंने चीजें क्लियर हुई है? इसका आगे डिस्कशन करेंगे। कल हमारा नंदवंश की कंप्लीट होगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। मौर्य वंश से बात करेंगे। लेकिन आपकी शादी हो सब अभी नहीं। अब ये चीजें मैं क्लास में पूछा था, शादी नहीं जाएगी हो जाएगी। आपको बुला लिया जाएगा, जिस दिन आपको रिस्पांसिबल पावर ऐसे जाएगा उस दिन शादी करूंगा और आपको बुलाने से मांगेगा, मीटर में आपको बुलाऊंगा, आपको दावत दूंगा, मीटर जाएगा ना, आपकी भाभी से मिल जाएगा। चलिए कल क्लास में देख लेंगे अपना। और अभी नॉलेज की क्लास में सोशल मीडिया क्लास में देखेंगे। चलिए फटाफट चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए लास्ट टाइम किस बात करेंगे? तो लास्ट टाइम एनसीईआरटी भाई आगे बढ़ने की आगे चीज को डिस्कस करने की ना। अब तो तुमने पढ़ा है उसको लेकर किसी को डाउट करते हैं और शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ चीजों को डिस्कस करना होगा, उसको लेकर बात करते हैं। अगर हम बात करें, हमने लास्ट टाइम बात की थी, हम बात करेंगे नंदवंश को लेकर। नंदवंश को लेकर डिस्कस करेंगे। चलिए नंदवंश ठीक। इसका समय काल 344 बीसी से 323 बीसी तक, 323 बीसी तक इसका समय काल। आइए नंदवंश के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट में आपको बताया नंदवंश की स्थापना की थी महापद्मानंद के द्वारा। इसको मारा काला अशोक को मारा महापद्मानंद ने नंदवंश की रखी। इसी को अग्रसेन और उग्रसेन दोनों जानते हैं। अग्रसेन का मतलब अनंत सेना का मालिक और उग्रसेन का मतलब प्रचंड गुस्से वाला। इसके अलावा क्षत्रियों को पृथ्वी से हटाने का निर्णय लिया गया, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का निर्णय लिया गया। इसी सर्वचक्रांक की उपाधि से धारण की। परशुराम का अवतार के रूप में जाना जाता है महापद्मानंद को। महापद्मानंद ने कलिंग पर अधिकार किया। ऐसा हमें खाली के हाथी उपाधि से देखने को मिलता है। उसमें वर्णन है कि एक बार महापद्मानंद ने कलिंग आया, कलिंग से जीवित प्रतिमा नहीं, प्रतिमा लेकर मगध जाकर काट दी थी। ऐसा वर्णन हमें खाली के हाथी उपाधि से देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगी ठीक। एक बार लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग डालकर महापद्मानंद महापद्मानंद। अगर बात करें महापद्मानंद को, सबसे पहला इसने काला अशोक को मारकर नंदवंश की नींव रखी थी ठीक है। अच्छा नंदवंश की नींव रखी थी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है इसी को लेकर नेक्स्ट आप लिखेंगे इसने देखिए इसे उग्रसेन अथवा अग्रसेन कहा जाता है। अग्रसेन अथवा उग्रसेन कहा जाता है। उग्रसेन कहा जाता है। इन दोनों का अर्थ लिखिए, दोनों का अर्थ क्या है? आपके साथ इस अर्थ में देखने को मिलता है। अग्रसेन यानी अनंत सेना का मालिक, अनंत सेना का मालिक मालिक। और यदि बात करें इसको लेकर, अगर बात करें उग्रसेन को लेकर, प्रचंड गुस्से वाला। प्रचंड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला, प्रचंड गुस्से वाला। ये हम देखने को मिलते हैं इसको लेकर महापद्मानंद को लेकर ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें इसको लेकर, अगर हम बात करें इसी को लेकर डिस्कशन करें, आप लिखेंगे इसने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का निर्णय लिया था। विहीन करने का निर्णय लिया और परशुराम जैसी उपाधि धारण की। उपाधियां जैसे जैसे सर्वचक्रांक व सर्वचक्रांक भी धारण की ठीक। अब इसके अलावा इसने कलिंग पर भी अधिकार किया था। कलिंग पर भी अधिकार किया था। ऐसा वर्णन खारवेल के आत्म अभिलेख से मिलता है। आत्म अभिलेख से देखने को मिलता है जिसमें
ये है, ये है कलिंग से जिनकी प्रतिमा को मगध ले आया था, मगध ले आया था। ये सारा का सारा डिस्कशन का भाग है ना। कलिंग पुलिस में है, कलिंग पुलिस में ये अभी पुलिस का है, खाली कलिंग का ठीक है। तो एक बार सारी चीजें नोट कर लिया और चीजों को समझिए, तो मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 और नोट कर लिया। सबसे पहला पॉइंट आपके पास पॉइंट नंबर 1, उसका पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर आपके पास ये है, मैं एक बार रिपीट करूंगा, सुनेंगे ना। इसका पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 समझिए चीजों को मैंने समझाया। मैंने आपको ये समझाया महात्मा जिसे कलाशोक कुमार नंदन सिंह ने व्यक्ति से क्षत्रिय विहीन फैसला किया था कि इसे सर्च और सर्च जिसे बात करनी थी। इसके अलावा इसके दो नाम देखने को मिलते हैं, उग्रसेन अथवा आनंद सेना, जिसके पास बहुत सेना, उग्रसेन का मतलब प्रचंड गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। ऐसा देखने को मिलता है कि इसने कलिंग पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि खाली का जो कलिंग से मिला है उसमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि महात्मा ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग से देवता की जिनकी प्रतिमा को लेकर चला गया, मगध काट दी। ठीक है, तो यहाँ की चीजों को एक बार नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साइड में नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है राजा कौन सा अगर बात करें घरान को लेकर, है घरान घरान को लेकर बात करें, सिंपल सी चीज याद रखिएगा। घरान जो है इसका मतलब था तुल संपदा का मालिक, तुल संपदा का मालिक, इसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, इसके पास घरान के पास। अगर घरान को लेकर बात करें तो घरान क्या है, इसके समय पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, इसी क्षेत्र में आया, सिकंदर ने इसी समय आक्रमण किया था, उसमें उत्तर भारत या फिर आपसे पूछा मगध का राजस्थान था, राजस्थान नंदवंश और राजा घरान वो आया और उसने राजा कुल के साथ युद्ध किया, झेलम नदी से तीसरा युद्ध किया, कहते हैं हाइडेस्ट युद्ध जानते हैं। उसके बाद युद्ध के बाद वो वापस लौट गया, क्योंकि एक नंदन का विस्तार कहां तक हमारे पास व्यास नदी तक आया, लेकिन वापस लौट गया तो उस समय व्यास नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी, जिसके कारण व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। वो 326 यूनान करने वाला था और वापस लौट के 330 की डेथ हो जाती है बेबीलोन में। इस सारे सेक्शन में इसको घरान को लेकर एक बार घरान बेइज्जती करता है चाणक्य को, चाणक्य एक शपथ लेते हैं कि मैं तेरा समूह विनाश करके मांगूंगा, तो बिल्कुल जैसे करके मांगूंगा। उसी समय चाणक्य से वाले चित्र बचा लेते हैं, एक चला हुआ राजकीय में लड़का हुआ होता है, उसके खेलते एक राजा जीते हैं और एक राजा में बच्चे जीते हैं, जिसे आगे चलकर बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य 323 में घरान को मारता है और मौर्य वंश निकलता है और यही से 323 से मौर्य वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आप एक बार लिखेंगे इस चीज को लेकर, घरान को लेकर शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे अतुल संपदा का मालिक कहा जाता है, अतुल संपदा का मालिक कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आप लिखेंगे इसी के समय पर नंदो का विस्तार व्यास नदी तक हो गया था, व्यास नदी तक हो गया था। आप लिखेंगे इसी के समय सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, अच्छा आक्रमण के समय क्या हुआ था, तो एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है ब्रिटिश था या फिर हाइडेस्ट पीस का युद्ध कहा जाता है। अच्छा इस युद्ध में हुआ क्या, चीजों को समझिए। इस युद्ध में होता यह है कि इस युद्ध में दो व्यक्ति कौन, सिकंदर और राजा पोरस जो कि संपदा थे, इनके बीच में युद्ध होता है। ठीक है, इनके बीच में युद्ध होता है और राजा पोरस के मामा का लड़का था, जिसका नाम था आम्बी। एक व्यक्ति था आम्बी कौन था, राजा पोरस के एक मामा का लड़का था, कौन वो था आम्बी। ठीक है, आम्बी का आम्बी जो है मिल जाता है किसके साथ, सिकंदर के साथ मिल जाता है कौन, आम्बी। और आम्बी सिकंदर के साथ मिलकर राजा पोरस को हरा देता है, इसीलिए आम्बी को प्रथम देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। आप पॉइंट बना लिखेंगे, इस पॉइंट को यहां पर लिखेंगे, आम्बी सिकंदर के साथ मिलकर राजा पोरस को हरा देता है, राजा पोरस को हरवा देता है। इसीलिए आम्बी को प्रथम देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। कौन था, आम्बी है ना, आम्बी था। इसका पॉइंट बना लिखेंगे इस युद्ध में, आप लिखेंगे पॉइंट बना इस युद्ध में सिकंदर राजा पोरस को उनका साम्राज्य वापस देकर लौट जाता है। ठीक है, चलिए इसका पॉइंट बनता है वापस लौटते समय 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो जाती है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। समझा, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सिकंदर को लेकर, ये सिकंदर वापस लौट गया, एक क्वेश्चन बनता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उसने व्यास नदी को पार नहीं किया, मान लीजिए मेरे पास व्यास नदी है, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा अच्छे से। आपको पता है इस तरीके से व्यास नदी बहती है, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर राजा पोरस नहीं था, और यहाँ पर कौन था, यहाँ पर नंदवंश का घराना। यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं आया वापस सिकंदर, क्योंकि इस जो व्यास नदी से बाढ़ हुई थी, वापस नहीं आया। तो कुछ ये पूछा है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का कौन सा राजा था, नंद का घराना। ठीक है, एक पॉइंट बना लिखिए इसको भी, आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब आप लिखेंगे इस तरीके से, सिकंदर व्यास नदी को बाढ़ के कारण पार नहीं कर पाया। आप पॉइंट बना लिखेंगे सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का शासन था। तो ये सारे पॉइंट बनते हैं इसको लेकर, हमारा होता है घनानंद और सिकंदर के आक्रमण को लेकर। ठीक है, तो एक बार चीज को समझिए, इसके अलावा बहुत कुछ है। पहले मैंने आपको यहाँ लिखा चीज को समझिएगा, मैंने लिखा घनानंद को लेकर तो संपदा का मालिक बहुत बड़ी सेना की बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत राजपूत था इसके समय पर। और एक आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्वेश्चन डाल के देखना, क्वेश्चन पूछा गया किसके समय पर नंदो का विस्तार व्यास नदी तक था, आपका होता घनानंद के समय पर नंदो का विस्तार व्यास नदी तक हुआ। इसी के समय पर यानी इसके राज्य में नहीं बल्कि पश्चिम उत्तर भारत में पंजाब क्षेत्र में सिकंदर आक्रमण करता है, सिकंदर का युद्ध होता है राजा पोरस के साथ, राजा पोरस के मामा का लड़का था आम्बी साथ देता है सिकंदर इसे कहता है राजा पोरस को। ये जो युद्ध था वो झेलम नदी पर लगा है, इसी से तीसरा युद्ध या हाइडेस्ट युद्ध जानते हैं। इसमें सिकंदर जीता है और वापस राजपाट राजा पोरस को देकर जाता है, क्योंकि आम्बी ने देशद्रोही का काम किया, इसीलिए प्रथम देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है आम्बी को। ठीक है, तो आप पॉइंट बना लिखेंगे यह युद्ध झेलम नदी पर लगा था, झेलम नदी पर लगा था। ठीक है, पहले चीजों को नोट करिए, फिर हम इसी को आगे बात करेंगे। मगध का हिस्सा जो है वो बिहार राज्य का है, मगध का क्षेत्र ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे, घरान को लेकर डिस्कस करेंगे, कॉपी करेंगे और लिखेंगे घरान को लेकर। चलिए हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालना शुरू करेंगे। एक बार घनानंद चाणक्य की बेइज्जती कर देता है। जिसके बाद चाणक्य घनानंद का समूल विनाश करने का
करने का ठान लेते हैं और अच्छे से जाते इसमें और अच्छे से वापस जाते इसमें 1000 का शाकड़ में एक बच्चे को जीतते हैं, बच्चे को राज कीलम के खेल में जीत लेते हैं और आगे चलकर यही बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और 323 बीसी में घनानंद को मारकर मौर्य वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस प्रकार नंद खत्म हुए और मौर्य आए, है ना। इस प्रकार नंद खत्म हुए और मौर्य आए। राजकीय मतलब पासा, एक तरीके से पासा राजकीय आप एक पॉइंट बनाएंगे इसके बारे में जानकारी जो है वो मुद्रा राक्षस से मिलती है। इससे मिलती है, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक पॉइंट बनाकर इन सभी के बारे में जानकारी विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है, ठीक है। अच्छा, मुद्रा राक्षस के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। मुद्रा राक्षस अगर बात करें मुद्रा राक्षस को, यह भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। यह भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसके अलावा इस पर टीका यानी वेरीफाइड किया है, तो आप इस पर ढूंढी राज ने टीका किया है। इसके अलावा लिखेंगे इसमें नंदो को क्षत्रिय बताया गया है। आप लिखेंगे इसमें वो वृषल कहा गया है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। ये सारे पॉइंट बनते हैं कुछ मुद्रा राक्षस बुक लिखा, मुद्रा राक्षस बुक लिखा कुछ पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले मुद्रा राक्षस जो है इसकी विस्तार किया और इसमें सारी चीजें बताई जाती है। भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। इसको वेरीफाई करने पर टीका किया है, इसमें नंदो का कहा गया, नंदो क्षत्रिय कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य इसमें वृषल नाम से कहा गया है। आपसे पूछेगा वृषल किसके लिए यूज है, वृषल वर्ड जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसके लिए यूज है, आपके लिए नंदो यूज। वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ड यूज है वो है वृषल। आपसे पूछेगा इस पर टीका से क्या है, भारत का जासूसी ग्रंथ कौन सा है, वो है हमारे पास मुद्रा राक्षस का। आपसे पूछेगा मुद्रा राक्षस लिखिए वो लिखिए साथ में। आपसे पूछेगा नंदो के बारे में जानकारी, मौर्य के बारे में जानकारी जो है वो संयुक्त रूप से पुस्तक में लिखा है, वो है मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस है। ठीक है, कौन सा मुद्रा राक्षस है, एक बार इस सारी चीजों को नोट कर लिया, मुझे हर चीज क्लियर है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन फटाफट नोट कर लिया, बताइए हर चीज क्लियर है। तो आप फटाफट से नोट करके बताएंगे। और अब हम जो बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, उसके बाद हमारी बारे में जानकारी देंगे। तो आपको पता चल सकता है जैन समिति में उन्हें पता चल जैन धर्म को, उसके बाद हमारी बढ़ेंगे, है आगे बढ़ेंगे। कैसे किया पूरा चलिए आगे चीजें आगे बढ़ेंगे। अब आप हेडिंग करेंगे जैन धर्म, इसको जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में पहले बात करें। देखिए हुआ क्या, जब राजा बहुत बड़ी आहुतियां यज्ञ में देने लगे, अपने आप को देवता भगवान ही बताने लगे, सबसे प्रकार बताने लगे, तब कुछ जैन और बौद्ध धर्म को समझाया। उन्होंने कहा ऐसा है, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बता सकते हैं, ये लोग भगवान नहीं है, है ना। यही देखते हुए बड़े बड़े राजा की शरण में आए। तो इस समय धार्मिक आंदोलन में और धार्मिक आंदोलन में हमें दो महत्वपूर्ण धर्म देखने को मिलते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। कहां से बोल सकते हैं, ठीक। देखिए अब हम बात करें जैन धर्म, जैन धर्म सबसे पहले संस्थापक कौन थे, संस्थापक जैन धर्म के, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, जन्म को लेकर, उसके बाद मृत्यु को लेकर बात करें, मृत्यु को लेकर इनके पिता और माता, पहले ये चीज लिखिए, पिता और माता। चलिए पहले ये पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें इसको लेकर संस्थापक गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 बीसी में हुआ है। लुम्बिनी क्षेत्र जो है वो आज का सिद्धार्थनगर वाला क्षेत्र यूपी का, इसके अलावा नेपाल का क्षेत्र, नेपाल और यूपी का मिक्स पोर्शन है लुम्बिनी। अगर यूपी का परिप्रेक्ष्य पूछे तो आपका सिद्धार्थनगर है। अगर आपसे वर्तमान में भारत सिद्धार्थनगर और नेपाल के बॉर्डर पर है लुम्बिनी क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र पर है, ठीक है। तो आप लिखिए संस्थापक कौन थे, संस्थापक किसके, गौतम बुद्ध जो है वो संस्थापक बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध के संस्थापक है, इनका नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का इनका नाम था, वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगर जन्म को लेकर बात करें, इनका जन्म 563 बीसी में होता है, क्षेत्र था लुम्बिनी, स्थान कौन सा, स्थान लुम्बिनी, लुम्बिनी। और यूपी का परिप्रेक्ष्य पूछे तो सिद्धार्थनगर, यूपी का सिद्धार्थनगर जो है वो क्षेत्र, इन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम था सिद्धार्थनगर, तो इनके नाम से सिद्धार्थ, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें मृत्यु को लेकर, इनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में, 483 बीसी में हुई थी। और वो क्षेत्र कौन सा था, झारखंड की रहती थी, वो था हमारे पास कुशीनगर में इनकी रहती थी, ठीक है। अगर बात करें इनके पिता को लेकर, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था, और इनके पिता साक्य गणराज्य के राजा थे, साक्य गणराज्य के ये राजा। और ये साक्य गणराज्य कौन सा है, यही सिद्धार्थनगर वाला साक्य गणराज्य, ठीक है। अच्छा, इनकी माता थी जिनका नाम था महामाया, ठीक है। इस वंश से थी पुलिया वंश, पुलिया वंश से थी इनकी मां जिनका नाम था महामाया, ठीक है। अब पुलिया वंश वर्तमान में कहां है, तो वर्तमान में गोरखपुर वाला क्षेत्र है, गोरखपुर वाला क्षेत्र है। कौन सा बोलते हैं हमारे पास, पुलिया वंश है, पुलिया वंश है, हां रंग भाई। तो एक बात समझिए, हमने समझा संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन थे, वो थे गौतम बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम क्या था, आप यहाँ पे लिखना चाहिए, ये था सिद्धार्थ, वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, यूपी का सिद्धार्थनगर वाला क्षेत्र है। इनकी जो मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी, आपको पता कुशीनगर एक जगह यूपी का, है ना। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि साक्य गणराज्य के राजा थे, और ये क्षेत्र साक्य गणराज्य का सिद्धार्थनगर वाला क्षेत्र था, इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जो उनका नाम था महामाया, जो कि पुलिया वंश से थी, और ये गोरखपुर वाला क्षेत्र है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध इस वंश से थे, साक्य वंश, साक्य गणराज्य के राजा थे, और वो थे महात्मा बुद्ध। इनकी माता इस वंश से थी, वो था पुलिया वंश, है ना, पुलिया वंश था जिनसे इनकी माता थी, ठीक। ये भारत का साक्य है, और ये पूछे आपसे ये 80 वर्ष, 72 80 वर्ष, 80 साल की जिंदगी, ठीक है, 80 साल की जिंदगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। इनकी मौसी को लेकर, इनकी मौसी कौन थी, मौसी का नाम क्या था, ठीक है। इनके पति का नाम क्या था, और इनके पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या था, ये क्वेश्चन समझिए। तीन को लेकर अगर बात करें मौसी को लेकर, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध की मां की जब छोटे थे, तो इनका पूरा लाल जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि जब गौतम बुद्ध ने वैशाली में भिक्षु संघ की स्थापना की, सबसे पहले महिलाएं बौद्ध धर्म में जब आई थी, तो उस समय सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाली महिला होती है, मौसी प्रजापति गौतमी, है ना। एक पॉइंट इसी के साथ पूछेंगे, आप लिखेंगे प्रजापति गौतमी नहीं, प्रजापति गौतमी नहीं, नहीं सबसे पहले महिला भिक्षु संघ में प्रवेश किया था, संघ में प्रवेश किया था, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद बात करें इनकी पत्नी का नाम क्या था, वो था बिंबा गोपा भद्रदक्षिणा, ठीक है। चलिए लिखिएगा इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिन्हें कहा जाता है बिंबा गोपा भद्रदक्षिणा, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें
को क्लियर करके करना था राहुल का थैंक यू करना था तो ये डायरेक्शन इसका बहुत मुख्य बात है हां महामाया पत्नी थी और पुत्र राहुल अच्छा नाम का राहुल जिस बात को बता रही है चिराग लिया कहा सुनिए चिराग लिया वो यही है नाम राहुल है और अभी ये कंफ्यूज है किसने गौतम बुद्ध महापत्नी को चलिए कई बार मैं आपको समझा देता हूं आपको क्या करना है सबसे पहले इंटरनेट जो है मतलब संस्था को बहुत बदलने को अगर बात में जन्म 500 किसी मूल्य को सुधार करने कहते हैं 480 मूल्य का वो कहता हमारे पास कुछ और इनकी जो बातें बनाना सुधारना किसी राज्य रहते हैं इनकी बात करना हमारे पूरी वंश रिलेटेड जो होता है उसके बाद इनकी मुसीबत जाति को सबसे पहले जो में बेसिक इनकी जाति को अपनी बात नाम शोधा को बीमा का है इनका पता राहुल अगर बात उसको लेकर एक पॉइंट बनता है एक व्यक्ति का नाम कौन है भविष्य की या तो सिद्धार्थ बहुत बड़ा राजा बनेगा बहुत प्रतापी राजा बनेगा बहुत बड़ा योगी बनेगा योगी मतलब बहुत बड़ा विष्णु बनेगा ऐसा कहा कौन ने एक काल देव आप देखिए कौन ने काल देव वे काल देव नहीं भविष्यवाणी की थी भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ सिद्धार्थ या तो बहुत प्रतापी राजा बनेगा या बहुत बड़ा योगी बनेगा ऐसा किसने कहा ऐसा कहा कौन ने काल देव एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने भविष्यवाणी की थी जो सिद्धार्थ बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा बहुत बड़ा योगी बनेगा बहुत प्रतापी राजा बनेगा ऐसा कहा कौन ने काल देव ने कौन ने काल देव ने कहा ठीक है चलिए हो गया क्लियर अच्छा उसके बाद है कि जब ऐसी भविष्यवाणी की थी पिता को पता सुधरना बहुत घबरा गए जब बहुत घबरा गए उन्होंने कहा कि इन्हें इतनी सुविधाएं दी जाए इनके दिमाग में डाउट नहीं आए जैसे आज से आप तैयारी कर रहे हो तैयारी करते समय जब आपको दुख लगता है तो आप सोचते हैं दुनिया कितनी बड़ी है दुनिया में इतने दुख है आज नौकरी लगेगी कल बच्चे होंगे हम क्या करेंगे इस नहीं जब आपको दुख लगता है तो आप चीजों को सोचते हैं क्या चीजों को सोचते हैं आपके बड़े आपको करोड़ रुपए सामने और कुछ भी चीज नहीं होगी आपको दुनिया कितनी सुंदर है इसे छोड़ना तो बेकार है सोचिए इसी को देखते पिता को कहा इसके दिमाग में डाउट करना है एक पत्ता भी पेड़ का पीला हुआ उसे खाली सामने नहीं आना चाहिए दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए ये पत्ता पीला हो रहा है इतनी सच सुनाई दो एक बात को जिसे बनना होता है बंद कर देता है नसीब में निकाल लेता है एक बार अपने घोड़े के साथ अपने घोड़े कंधा को साथ छंद के साथ ये सैर निकले जब ये सैर निकले तो चीज देखा इन्होंने क्या चीज देखा उन्होंने देखा ये भैया एक बड़ा बीमार आदमी है एक बीमार आदमी है उन्होंने ये कौन है ये कौन है ये कौन है उन्होंने कहा इनके साथ राजा महाराज ये बीमार आदमी है ये हर एक जिंदगी में कोई बीमार था आज मैं हूं आप आज आप जवान है एक बीमार है अच्छा ये बात है अच्छा वो थोड़ी देर आगे निकलते उन्हें एक चीज दिखाई वो एक बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि ये क्या है कि ये बुजुर्ग आदमी है जैसे आज आप जवान हो एक टाइम आने के बाद आप भी बुजुर्ग होंगे आप भी इस तरीके से खासोगे खराब होगे परेशान होंगे बुढ़ापा किसी जिंदगी में कंफर्म है हर किसी जिंदगी में बुढ़ापा है उसके बाद थोड़ी और आगे बढ़े इन्हें एक सैया यानी एक कह सकते हैं क्या कहते हैं अति अति जाते लोग जो लोग मतलब एक डेड बॉडी लेते हैं उन्होंने कहा ये चीज लोग कहते हैं उन्होंने कहा ये हर किसी जिंदगी में आता है मतलब हर किसी को मरना है हम लोग क्या लोग कि अच्छा मतलब जिंदगी का है हर किसी को मरना है हर किसी को मरना बड़े दिमाग में डाउट है उसके बाद थोड़ी आगे बढ़े बड़ा अच्छा इंसान जो बिल्कुल शांत था बड़ा खुश भाई का कुछ टेंशन नहीं है समाज के ठीक है शांत उन्होंने ये पता ये कौन है तुमने ये सब है कितना कुछ है तो इन्हें हटा दिया है बात सब कुछ छोड़ दिया है नो मैच हो गया इसलिए कुछ है कौन है कुछ है तुमने कहा यार ये मरना हर किसी की जिंदगी में है बीमार होना हर किसी की जिंदगी में है बुजुर्ग होना हर किसी की जिंदगी में कुछ लेना है तो साधु बन जाओ जब हर किसी की जिंदगी में समाएगा तो साधु बन जाओ अब इसे सोचना शुरू कर दो क्या करोगे सब कर ठीक है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जब गौतम बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो सैर करने के लिए तो उन्होंने क्या देखा तुमने 4 10 देखे उनके बारे में पूछा जाता है 10 देखे आप इन्हें जब सिद्धार्थ अपने घोड़े अंधक वह साथी छंदक के साथ शहर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्य देखे 4 दृश्य देखे कौन कौन से 4 दृश्य देखे आप एक बार लिखेंगे कुछ हो सकता है इनमें से कौन सा दृश्य नहीं था तो आप लिखेंगे एक देखा बीमार व्यक्ति एक देखा इन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति एक देखा इन्होंने मृत व्यक्ति और एक देखा इसने प्रसन्न साधु ये 4 दृश्य देखिए गौतम बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने जब शहर में निकले जब वहां पर शहर में निकले 4 दृश्य के सामने ये 4 दृश्य हुए सामने इनको देखने के बाद गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अपने ग्रह को त्यागा अपनी पत्नी यशोधरा को कहकर कि अब मैं आपके साथ ज्यादा जीवन नहीं बिता पाऊंगा ठीक है छंद पकड़ना दोनों वर्ड सही है अब मैं आपके साथ ज्यादा जीवन नहीं बिता पाऊंगा आई सॉरी आप अपना गुजारा करेंगे अब मुझे अपना घर त्याग करना ही पड़ेगा अब मुझे जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास नहीं पाएगी अब मुझे किसी और चीज की जरूरत है खर्च कर जाते हैं इनकी एज कितनी 29 साल की जब मैंने घर त्यागा आप कोई मान लीजिए इन 4 दृश्यों के बाद आप लिखेंगे इन 4 दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ग्रह त्याग कर देते हैं ग्रह त्याग कर देते हैं जब सिद्धार्थ ने ग्रह त्यागा जब इनकी उम्र तब इनकी उम्र 29 वर्ष थी कितनी 29 वर्ष की एज थी ठीक है यहाँ की चीज मुझे बताएंगे हाँ यशोधरा का जो हुआ मुनीर ये कैसा मुनीर का पिक्चर है दिल्ली मेरे कॉलेज के पास दिल्ली में मुनीर का चलिए यहाँ की चीज एक बताएंगे मुझे अच्छा जब मैंने घर तो जब आप ट्यूशन जाते हो आपके साथ 2 4 दोस्त चले मैं उनके साथ इनके 5 दोस्त चले कि हम भी चलेंगे हम साथ बनेंगे लेकिन हुआ क्या रास्ते कहीं होते हैं आज आपके साथ दोस्त तैयारी करें जरूरी है वो लास्ट आपके साथ नहीं रहेंगे बहुत से लोग पहले छोड़ देते हैं बहुत से लगे रहते हैं इसके कारण नौकरी मिल जाती है जब ये शहर में निकले जब ये शहर में निकले तो इनके साथ मतलब घर जाकर इनके साथ 5 साथ तो आपसे पूछा है कि इनके साथ कितने लोगों ने साथ 5 लोगों ने साथ 5 लोग उन्हें क्या बीच छोड़ दिया और मुझे लगे उन्हें क्या प्राप्ति हुई उससे पहले कुछ कहानी है सबसे पहले घर जाने के बाद एक जगह पर जाते हैं जिस जगह का नाम था जिस जगह का नाम वैशाली जाते हैं एक व्यक्ति से मिलते हैं जो कि शांति दर्शन के सबसे पहले आपसे पूछा है बहुत लोगों ने बताया इस दर्शन के आपसे पूछा है बहुत शांति दर्शन इसके कारण देखने को मिलता है इनके प्रथम कुछ वैशाली रहने वाले यहाँ पे सब कुछ नहीं मिलता है कैसे कैसे पड़ी और बायोलॉजी की जरूरत है लेकिन हासिल कर चुके उसके बाद राज में कूद के रुद्र के पास पहुंचे और इन्होंने यहाँ से योग दर्शन की शिक्षा आपसे पूछा है बहुत योग दर्शन आपसे कारण देखने को मिलता है रुद्र रामपुत्र जो कि सेकंड थे उसके बाद जब यहाँ से मिल गया उसके बाद चलो मैं चाहिए मुझे चाहिए वहां से चुके अगले बात जगह पहुंचे स्थान था बिहार में गया स्थान पहुंचे एक लक्ष्य नीचे बैठे वैशाख पूर्णिमा का दिन था ग्रह के 6 से बाद यानी 35 वर्ष के लिए जाने की प्राप्ति और जहां जाने की प्राप्ति उस लक्ष्य नाम का बहुत उस जगह नाम का बहुत और महात्मा बुद्ध नाम सिद्धार्थ नाम का महात्मा बुद्ध दिन कौन सा वैशाख पूर्णिमा नदी कौन सी निरंजन नदी ये कौन सा पीपल वृक्ष जमीन जाने की प्राप्ति एक दिन की साथ ग्रह के 35 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद यानी 19 ग्रह का 6 वर्ष के बाद जाने की प्राप्ति 35 वर्ष के लिए जाने की प्राप्ति ठीक है क्लियर है चलिए तो आप इसे लिखना लिखेंगे टाइम से हो चुका है आप लिखेंगे समुद्र प्रथम ग्रुप ग्रह किया कितने वर्ष के लिए किया 29 वर्ष के लिए ग्रह किया ना प्रथम ग्रुप कौन बने प्रथम ग्रुप और दूसरे ग्रुप कौन बने ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे पहला आप लिखेंगे प्रथम ग्रुप कौन थे अलाराम कहां के रहने वाले वैशाली की थी इसकी शिक्षा उन्होंने बहुत शांति दर्शन इससे शांति दर्शन के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की चीजें दूसरे ग्रुप में रुद्र रामपुत्र बने और ये कहां के रहने वाले राज रहने वाले और किस चीज के ग्रुप में हमारे पास योग दर्शन के ग्रुप उसके बाद जगह आती है जिसका नाम बताया जगह नाम क्या गया नाम स्थान पर ग्रह के
6 वर्षों के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे नीचे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ लिखिए, यहाँ से बढ़ लिखिए, ठीक है, यहाँ से बढ़ लिखिए उस पीपल वृक्ष का नाम, ज्ञान की प्राप्ति के बाद पीपल वृक्ष का नाम, ठीक है, सिद्धार्थ का नाम, सिद्धार्थ का नाम, गया का नाम, गया का नाम और ज्ञान की प्राप्ति का नाम, ज्ञान की प्राप्ति का नाम। इनके नाम पूछे, इनके नाम क्या पड़े? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप लिखेंगे जब ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष को कहा गया बौद्धिक वृक्ष, बौद्धिक वृक्ष बोला गया पीपल वृक्ष। वहीं बात किसको लिखा? सिद्धार्थ को बोला गया गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध बोला गया सिद्धार्थ को, ठीक है। अच्छा, गया का नाम पड़ा बौद्ध गया, बौद्ध गया, बौद्ध गया नाम पड़ा गया का, और ज्ञान की प्राप्ति बोला गया संबोधि, संबोधि बोला गया। आपसे पूछेगा बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। गया क्या किया था? 29 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? संबोधि हुई थी। क्या हुआ? संबोधि हुई थी 35 वर्ष की आयु में, संबोधि। ये सारे सारे क्वेश्चन बनते हैं गौतम बुद्ध को लेकर, है ना। गौतम बुद्ध को लेकर बनते हैं। तो अभी तक हमने आधार अभी बहुत कुछ बाकी है बौद्ध धर्म को लेकर, तो थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति के बारे में गौतम बुद्ध को लेकर, है ना। एक नहीं है शेयर करेंगे, लेट हो गया क्या? लेट नहीं हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, लेट नहीं हुआ, खत्म हो चुका है। चलिए यहाँ तक की चीजें क्लियर है, पंच बताएंगे, इसके आगे डिस्कशन हम कल करेंगे। यानी आज मैंने नंबर्स कंप्लीट कर लिया और लगभग 30-40% क्वेश्चन बौद्ध धर्म कर लिया, बाकी का बौद्ध धर्म को लेकर डिस्कशन हुआ। एक बार फटाफट से मैंने कर दिया, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए बौद्ध धर्म को लेकर, नहीं क्लास में करोगे और कर लेते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, सारे वर्ड को समझेंगे ना, सारे वर्ड को समझेंगे, जैसे ज्ञान की प्राप्ति संबोधि है, इसके अलावा ग्रह को महाविस्करण कहा जाता है, प्राण ज्ञान को कहा जाता है महापरिनिर्वाण और प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारे वर्ड को जैसे पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी और बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। हल्की बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन, टाइम तो हो चुका है, टाइम तो हो चुका है ना। तो कल मिलेंगे और कहाँ पर सबसे ज्यादा उपदेश किस प्रकार का कैसे हुआ उन सभी को कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, 9 बजे क्लास है, ठीक है। हाँ, हेलो क्लास में जाएंगे, मनीष, प्रशांत, सोनाली, सुमित, ठीक है। बढ़िया, बौद्ध धर्म की बात करूं, डिस्कस करेंगे गौतम बुद्ध की। हाँ, आपने कहा था, मतलब मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, जो सिद्धार्थ से उन्होंने कहा था आपने सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में, 29 की आयु में ग्रह त्याग किया, त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में महाविस्करण कहा जाता है, महाविस्करण कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रह त्याग के 6 वर्षों के बाद, ग्रह त्याग के 6 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, नहीं पंच बताएंगे, फिर हमारी ऊपर यहाँ से हमने इसलिए डिस्कस किया था, क्लियर चीज रवि कुछ कोशिश करेंगे अपने डाउट पूछना है ना, बोल के बॉक्स में ऐसा है डाउट पूछ सकता है, बिल्कुल बताइए। चलिए अगर हम बात करें इसको लेकर तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में रहता है, 6 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया, सिंपल है। अच्छा, मुझे एक बात बस अपने वर्ड में बता दीजिए, वृक्ष कौन सा था जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्थान कौन सा था और नदी कौन सी थी और दिन कौन सा था, दिन कौन सा था, ये बता दीजिए। फिर हम उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे इनके उपदेश के बारे में। फटाफट से बताइए, नदी कौन सी थी, दिन कौन सा था और हमारे पास जगह कौन सी थी और वृक्ष कौन सा था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर हम वृक्ष को बात करें तो वृक्ष पीपल का वृक्ष था, इसका स्थान था गया स्थान था, इसका नदी की निरंजना नदी थी और अगर बात करें वैशाख पूर्णिमा का दिन था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये हमारे पास कुछ पॉइंट बनते हैं बौद्ध धर्म को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, यदि हम बात करें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि गौतम बुद्ध ने बताया कि इनके साथ ज्ञान की प्राप्ति 5 ब्राह्मण आए थे, लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सके। तो सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति हुई एक स्थान पर पहुंचे जिस स्थान का नाम था शारनाथ, जिसे गंगा के ऋषि पत्नी कहा जाता है। और सबसे पहले जाकर अगर आपसे सबसे पहले इन्हें प्रथम उपदेश दिया तो आंसर 5 ब्राह्मणों को, अगर ऑप्शन ना हो तो होगा यस नाम की व्यापारी को दिया, इसको यस नाम की व्यापारी को दिया या 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया। तो क्या सबसे पहले गौतम बुद्ध कहां पहुंचे? स्थान का सारनाथ, स्थान कौन सा सारनाथ था? आप लिखिए पॉइंट बनाते हैं इस बारे में, आप लिखिए गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ पहुंचे, सारनाथ। इसके दो नाम है, सारनाथ या फिर मेलदाम या फिर ऋषिपतन या फिर ऋषिपतन पहुंचे और सबसे पहले अपने अपने साथ के 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। जिसे बौद्ध धर्म में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। एक पॉइंट बना लिखिए, इन्होंने अपना पहला उपदेश यश नामक एक व्यापारी को दिया था, एक व्यापारी को भी दिया था। आप लिखेंगे इन्होंने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए, ठीक है। उपदेश भाषा में पाली भाषा में दिए। दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई, सबसे पहले इस स्थान पर पहुंचे, वो स्थान था शारनाथ या फिर मेलदाम या फिर ऋषिपतन। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहला उपदेश कहां पर सारनाथ मेलदाम या ऋषिपतन दिया। पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उपदेश को, ठीक है। सबसे पहला उपदेश दिया तो अपने साथ के 5 ब्राह्मणों को सबसे पहला उपदेश दिया या फिर यस नाम की व्यापारी को दिया, इसको यस नाम की व्यापारी को दिया। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो इनके उपदेश है वो किस भाषा में है, तो गौतम बुद्ध उपदेश पाली भाषा, किस भाषा में, पाली भाषा में, ठीक। क्लियर है, आपकी बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें इनके सबसे पहले शिष्य का नाम था आनंद, इनका एक शिष्य और पाली, इनके तो बंजारी शिष्य का नाम था तापस और भल्लिक, तापस और भल्लिक इनको कहते हैं। शिष्य के जो कि कम से कौन थे, वो थे बंजारी, ठीक है, वो थे बंजारी, ठीक। तो एक बार लिखेंगे इनके शिष्यों के बारे में, एक बार पॉइंट बना लिखेंगे इनके शिष्य के बारे में। आप लिखेंगे गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य आनंद थे। उपाली भी इनके शिष्य थे, दो बंजारी तापस और भल्लिक भी इनके शिष्य थे। इसके अलावा एक कौशल का एक उंगली मार डाकू भी इनके उपदेशों से प्रभावित होकर इनका शिष्य बना। ये कुछ इनके शिष्यों के संबंध है, इनके शिष्यों को अगर हम बात करें इनके शिष्यों में आनंद, आपसे पूछा है गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश जो है किसको दिया, तो अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया, यूपी का जो है श्रावस्ती वहां दिया, जो कि नेपाल से लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती ने दिया, इसको दिया अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया। इसके अलावा आपसे पूछा है कि इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा का वो समय होता है जिस समय गौतम बुद्ध समाधि लगाते थे, उस समय कोई भी उपदेश वगैरह नहीं था, समाधि लगाकर बैठना। तो आपसे पूछा वर्षा का जो है वो कहां पर जाए, वो क्षेत्र श्रावस्ती, वो क्षेत्र श्रावस्ती था। इनका प्रिय शिष्य आनंद ने बोला से पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती बौद्ध धर्म में। आनंद के कहने पर इन्होंने
महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की, यानी अब महिला बौद्ध धर्म में प्रवेश किससे कहने का, अब वो जगह कौन सी थी, महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की, वो थी वैशाली। तो आपसे पूछा है किससे कहने का, गौतम बुद्ध ने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की वैशाली में, वो था किससे स्थान, ठीक है। एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, सबसे पहले इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश अपने प्रियस आनंद को दिए, आनंद को दिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश उपदेश श्रावस्ती में दी, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे काल भी, इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा काल भी श्रावस्ती में बुझाई, ठीक, श्रावस्ती में बुझाई थे, ठीक। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बनता है, नोट बनाकर लिखिएगा, नोट। गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर वैशाली में महिला भिक्षुणी समिति की स्थापना की, ठीक है। आप लिखिए सबसे पहले महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो थी हिंदी मुस्लिम गौतमी, एक पॉइंट बनाकर इसे लिखेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। यहाँ तक चीज हमारे को दिखा है, मुझे पता है, मैं एक बार रिपीट करूंगा, चीजों को सुनिए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले आनंद, इनके 2 से आपस में लिख, इनके प्रोसेस को उपाली, अभी उपाली आनंद को डिस्कस आएगा जब हम प्रथम बौद्ध सम्मेलन पढ़े होंगे। इसके अलावा इन्होंने सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया, अपने प्लेस आनंद को दिए, और सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिया, सबसे ज्यादा सारनाथ में दिया। इसके अलावा आप याद रखें सभी श्रावस्ती में होते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करें इन्होंने अपने प्लेस आनंद के कहने वाली महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना की, वो क्षेत्र वैशाली। इसके अलावा सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला कौन थी, एक महिला जिन्होंने महिला भिक्षुणी संघ सबसे पहले एंट्री ली, वो थी मुस्लिम प्रजापति गौतमी, एक बार सारे पॉइंट को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिक्कत कमेंट करेंगे, दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है एक बार नोट करके नोट हो गया है, और दूसरा यहाँ चीजें क्लियर है नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, नोट में आनंद के अच्छा। उसके बाद बात करें बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म की सत्य थी, प्रवेश की सत्य थी। 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं ले सकता था बौद्ध धर्म में। जो परफ्यूम लगाएगा, अच्छी सजावट सोएगा, मदिरा पान करने वाला है ना। इसके अलावा परफ्यूम का क्या होता है, परफ्यूम का सुगंधित चीजों का यूज करना, जो रेडी हो, जो चोर हो, ऐसे व्यक्ति को बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था। इसके अलावा सभी जाति को बौद्ध धर्म में प्रवेश था। बौद्ध धर्म के वर्ड यूज करना नीति, जैसे आज के समय पर लोकसभा राज्यसभा का प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, बौद्ध धर्म में ऐसे ही प्रस्ताव पारित किए जाते थे, जिन्हें नीति कहा जाता था। एक वर्ड आता है उपसंपदा, उपसंपदा का मतलब होता है बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया होती है, उसका उपसंपदा। जैसे आज के समय एडमिशन होते हैं, हम एडमिशन फॉर्म लेकर एडमिशन फॉर्म में माता नाम, इसके अलावा हमारे पास एजुकेशन है, फार्म है, क्या है, इन सारी चीजों को हम उसी तरीके से बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को कहते हैं उपसंपदा, है ना। ठीक, उपसंपदा कहलाती है, उपदेश है, उपदेश तरीके से लेक्चर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, बौद्ध धर्म की बात करें, पॉइंट नंबर 1, बौद्ध धर्म में प्रवेश की सत्य, बौद्ध धर्म में प्रवेश की सत्य, क्या कर सकते हैं प्रवेश की सत्य। आप लिखेंगे कोई भी ऋणी चोर है ना, आदि को आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था, बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था। 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकता था। इसके अलावा सभी वर्गों के लिए बौद्ध धर्म खुला था, सभी वर्गों के लिए बौद्ध धर्म में प्रवेश था, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है जिसका नाम है उपसंपदा, इसके बारे में समझिए। बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। एक वर्ड आता है नीति, इसके बारे में समझिए, नीति क्या होता है। बौद्ध धर्म में पारित प्रस्तावों को नीति कहा जाता था। यहाँ तक चीजें नोट करिए, ठीक है। चलिए रविंद्र कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक। एक चीज को समझिएगा, बौद्ध धर्म में प्रवेश की सकती थी, कोई भी ऋणी है, चोर है, राजा का दास है, इस तरीके के वर्ड होते थे, उनको लिए बौद्ध धर्म में कोई प्रवेश नहीं था। इसके अलावा 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं ले सकता था, सभी लोगों के लिए बौद्ध धर्म खुला हुआ था। उपसंपदा बौद्ध धर्म में प्रवेश की प्रक्रिया थी, ठीक। इसके अलावा नीति जो था वो था बौद्ध धर्म में पारित प्रस्तावों को नीति कहा जाता था। एक वर्ड लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, इसको लिखा आप लिखेंगे वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बौद्ध धर्म में विश्वास रखती थी। इसका मतलब बौद्ध धर्म अपनाया, इसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजों को एक बार नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म को लेकर आपका डिस्कशन। इसके अलावा बात करें, एक हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म में, इसको लेकर वो हमारे पास बौद्ध सम्मेलन, इसको लेकर बौद्ध सम्मेलन को क्वेश्चन देखने मिलते हैं। बौद्ध सम्मेलन में किस सम्मेलन में क्या होता है, इसको लेकर बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अच्छा जाएगा, कोई शब्द बड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलिए, उससे पहले बौद्ध सम्मेलन को पढ़ने से पहले आपको बता दूं, जो सुबह आपकी यूपीजी की क्लास लेगी, उसके लिए आपकी हिस्ट्री वाली क्लास लेगी, है ना। आपकी 2 टाइम हिस्ट्री क्लास लेगी, एक टाइम मेरा और एक टाइम आपका सुबह, ठीक है। सुबह 8 से 9 आपकी हिस्ट्री क्लास लेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन। सबसे पहले प्रथम बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। प्रथम बौद्ध सम्मेलन को लेकर बात करें। सबसे पहले प्रथम बौद्ध सम्मेलन का संख्या था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का संख्या 484 ईस्वी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। प्रथम बौद्ध सम्मेलन इस समय राजा कौन था, वो था अजातशत्रु, जगह थी राज्य है, और अध्यक्ष थे महाकश्यप। सबसे पहले अध्यक्ष कौन था, समय कौन सा था, राजा कौन से थे और स्थान कौन सा था। राजा अजातशत्रु, स्थान राज्य है, अध्यक्ष महाकश्यप, और हमारे पास 484 ईस्वी। सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे, उसके बाद समझेंगे। आप लिखेंगे समय कौन सा था, समय राजा, इसके अलावा लिखेंगे समय राजा, स्थान और अध्यक्ष। सबसे पहली चीज को ये। चलिए अगर हम बात करें इसको लेकर, समय को लेकर 484 ईस्वी, 484 ईस्वी का समय था। राजा कौन था, वो था अजातशत्रु, अजातशत्रु जो था राजा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्थान कौन सा, वो राजा है, राजा स्थान था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, अध्यक्ष जो थे महाकश्यप, महाकश्यप जो थे वो अध्यक्ष थे। ये चीज क्लियर। इसी बौद्ध सम्मेलन में, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में 2 चीजें चाहिए, सुप्रिया और विवेक। मैं आपको 2 बौद्ध गौतम बुद्ध के सबसे पहले आनंद और उपाली, उनमें से एक सर आनंद जिसने सुप्रिया की रचना की, वही उपाली ने विवेक की रचना की। आपसे सुप्रिया और विवेक की रचना बौद्ध सम्मेलन में की, बौद्ध सम्मेलन सुप्रिया की रचना किसने की, आनंद ने, और विवेक की रचना किसने की, वो उपाली, ठीक है। तो
सबसे पहले लिखेंगे एक वर्ड यहाँ पर इसी बौद्ध सम्मेलन में, इसी बौद्ध सम्मेलन में प्रथम बौद्ध सम्मेलन में, प्रथम बौद्ध सम्मेलन में भी सुक्त पिटक वे विनय करके रचना हुई, ठीक है रचना हुई, ठीक है एक बार लिखिए सुक्त पिटक और विनय करके सुक्त पिटक और ये लिखिए विनय, ठीक है चलिए मृत्यु पिटक सबसे बाद में बात करेंगे सीधे वैसे चीज बोलेगा। अगर मैं बात करूं सुक्त पिटक सुक्त पिटक कैसे की पालन नहीं की सुक्त पिटक में जो हमारे पास सुक्त पिटक है इसमें बौद्ध जो हमारा सुक्त पिटक है इसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की सारी घटनाएं जो जातक नहीं इसीलिए पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कुछ भी हमें प्राप्त करना हो हम सुक्त पिटक में देख सकते हैं। इसमें रचना की उदाहरण उपाधि को उपाधि विनय करके रचना की और जो विनय है इसमें नियम कानून से संबंधित बातें हैं विनय करने में एक बार चीज को समझिएगा सुक्त पिटक और विनय के बारे में आप देखेंगे इसकी रचना आनंद की थी, ठीक है अच्छा इसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं हैं जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक है अच्छा सुक्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है अच्छा एक वर्ड आता है विनय पिटक अगर विनय पिटक की बात करें रचना आनंद आप देखेंगे इसकी रचना आनंद की थी इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून है अच्छा बौद्ध सम्मेलन के आयोजन करने की जरूरत पड़ी कि जब बौद्ध मुक्ति हुई 480 ईस्वी में तो उनके बाद ये उस समय लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे जो बौद्ध मुक्ति समझ नहीं जैसे आगे समय होती है समझ नोट की नहीं होती इतने बड़े कथा किसी का खत्म नहीं करा तो उसे लिखित बोल दिया समझ लिया अब जब बैठे तो उनको याद कैसे रखें इसको क्या बताया तो मुझे उनका आशीर्वाद कैसे तो उसी को सम्मेलन का आयोजन किया जिसको जो भी बौद्ध ने बताया वो जीवन में सभी आकर की बात ताकि हम एक संगीत कर सके आने वाली पीढ़ी कर सके तो इन्हीं संकल्प उन सभी को बुलाया तो किसी न किसी तरीके से बौद्ध मुक्ति कर रहे थे अच्छा मतलब उनसे संबंधित रहे उनकी बातें कथा सुना उन सभी को बुलाया गया वो सभी उन्होंने बातें करी और उनको नोट कर लिया गया इसी के हमारे पास बौद्ध सम्मेलन 1 2 3 4 बौद्ध सम्मेलन इसी के ओ सॉरी वो आनंद वो आनंद ठीक है हाँ हो गया ठीक चलिए तो यहाँ की जगह एक बार बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे चीजों को लिखेंगे ठीक है ये तक हम बौद्ध सम्मेलन को लेकर नहीं वो पाली में राइट नोट करो फिर हम बात करें सेकंड बौद्ध सम्मेलन को लेकर सेकंड बौद्ध सम्मेलन को लेकर डिस्कशन करेंगे हम डाउन कर लेंगे जी आगे बढ़ते हैं आगे सेकंड बौद्ध सम्मेलन सेकंड बौद्ध सम्मेलन की बात करें सेकंड बौद्ध सम्मेलन किस समय हुआ था वो व्यक्ति अशोक या 384 जैसे और अध्यक्ष के सभा का नियम यह इनके समय इसको एक बात बहुत अच्छी लगती है बौद्ध धर्म में सबसे पहली फूट कब लगी थी आखिरकार बौद्ध धर्म जो है वो हमारे पास दो भागों में आगे चल रहा है लेकिन उससे छोटी फूट जिसमें पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी करके 10 गुणों को लेकर बौद्ध धर्म में 10 गुण शील कहा जाता है उन 10 गुणों को लेकर मतभेद जिसके कारण दो भागों में बटा पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी है ना पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी ठीक है एक बार चीज लिखिए जो मैंने आपको बताया समय कौन सा था 384 था राजा कौन था कालाशोक जो था समय राजा था अगर इसी को बात करें स्थान कौन सा था वैशाली जो था स्थान था और अध्यक्ष कौन था सभा कामनी कोई भी बढ़ जाएगा इसके अलावा वर्ड आता है यशा चारे वर्ड आता है ठीक है अच्छा आप लिखेंगे इसी बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म में 10 गुणों को लेकर मतभेद हुआ और बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया कौन से दो भाग थे बौद्ध धर्म के दो भाग बौद्ध धर्म सेकंड बौद्ध सम्मेलन ठीक है बौद्ध धर्म एक बड़ा पूर्वपंथी एक बड़ा पश्चिमपंथी पश्चिमपंथी दो भागों में बटा बौद्ध धर्म पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी नहीं बौद्ध मुक्ति 480 ईस्वी में क्या हुई थी बौद्ध सम्मेलन किया गया था अभी डिस्कशन किया वो बाद में बौद्ध मुक्ति जो भी रहती है उससे बात करेंगे पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी दो भागों में गया ठीक है तो क्वेश्चन एक चाह करिए ये 384 राजा कालाशोक स्थान वैशाली अध्यक्ष सभा कामनी आप सोचिएगा सबसे पहली प्रारंभिक फुट बौद्ध धर्म में पड़ी सेकंड बौद्ध सम्मेलन में पड़ी कौन से दो भागों में बटा पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी दो भागों में बटा ठीक है दो भागों में बटा पहले से नोट करिए उसके बाद थर्ड बौद्ध सम्मेलन आया है थर्ड बौद्ध सम्मेलन महायान और हीनयान जो है वो चौथे बौद्ध सम्मेलन में पड़ेगा हल्की फुट थी बहुत छोटी सी फुट ठीक है सबसे पहली फुट यही थी पूर्ण रूप से दो भागों में पड़ेगा हीनयान और महायान वो चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ बढ़िया क्यों चलिए आगे देखते हैं अगली की ओर बढ़ते हैं और अगली को लेकर करते हैं बात देखिए थर्ड बौद्ध सम्मेलन अगर थर्ड बौद्ध सम्मेलन की बात करें तो हमारे पास इस समय कौन सा था 251 BC राजा अशोक मौर्य वंश का राजा इसके अलावा स्थान था हमारे पास पाटलिपुत्र और इस समय का अध्यक्ष थे मोगलपुत्र और इस बौद्ध सम्मेलन में थर्ड बौद्ध सम्मेलन में एक और पिटक की रचना की जिसका नाम था अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक चीजें दार्शनिक यानी बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है इस वास्तविक मूल क्या है इन चीजों को लेकर एक पिटक लिखा है जिसका नाम अभिधम्म पिटक की रचना बौद्ध सम्मेलन में थर्ड बौद्ध सम्मेलन इसके बाद मोगलपुत्र इसके बाद इसी थर्ड बौद्ध सम्मेलन में ये अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का कथावस्तु कहा जाता है ना कथावस्तु कहा जाता है चलिए समय के समय कौन सा था अभी समय हमारे पास 251 BC 251 BC का राजा कौन था अशोक इस समय का राजा था अगर बात करें स्थान कौन सा पाटलिपुत्र जो था वो स्थान था और इसी को लेकर बात करें अध्यक्ष कौन थे मोगलपुत्र इस समय का अध्यक्ष थे ठीक है इसको लेकर बात करें एक पॉइंट याद रखिए कि आप लिखेंगे थर्ड बौद्ध सम्मेलन में तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना मोगलपुत्र के द्वारा की गई ठीक है इसमें बौद्ध धर्म के दर्शनों का वर्णन है ठीक है आप इसे बौद्ध धर्म का कथावस्तु कहा जाता है यहाँ की चीजें बताएंगे ये सारी पॉइंट बनते हैं थर्ड बौद्ध सम्मेलन इसलिए थर्ड बौद्ध सम्मेलन सारे पॉइंट बनते हैं अभिधम्म पिटक बौद्ध सम्मेलन में थर्ड बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था पाटलिपुत्र राजा अशोक 251 BC और अध्यक्ष मोगलपुत्र और इसी मोगलपुत्र से अभिधम्म पिटक इसमें दर्शन से संबंधित बातें अभिधम्म पिटक में और इसी को बौद्ध धर्म का कथावस्तु कहा जाता है क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म का कहा जाता है यहाँ की चीजें नोट करिए उसके बाद फोर्थ बौद्ध सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला और चौथा बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है यूपीएससी एग्जाम में 2019 से क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरे बौद्ध सम्मेलन में राजा कौन था उठा के देखिए उस क्वेश्चन को तो अगर उस समय पूछा जा सकता है क्वेश्चन तो इस बार भी पूछा जा सकता है ठीक है चलिए
बढ़िया भाई, हो गया नोट। बढ़िया चलिए, अगर आपका फुट बॉल सिंगल, फुट बॉल सिंगल ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है फुट बॉल सिंगल, इसे बहुत से समझिए, याद आपको सारी चीज़ें रखनी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोल रही हूँ और आपके लिए ज़रूरी ना हो। ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपका टाइम बता दूँ, ना आपके पास इतना टाइम है कि आप मेरे लेवल को समझें। तो देखिए सबसे पहले फुटबॉल सिंगल का समय जो था वो था प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी में फुटबॉल सिंगल, फुटबॉल सिंगल इस समय राजा कौन था कनिष्क, इसके अलावा अध्यक्ष कौन था वाशमित्र, और इस समय उपाध्यक्ष का अशोक घोष या बुद्ध घोष जिसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले उपाध्यक्ष नियुक्ति इस फुटबॉल सिंगल में देखने को मिलती है, फुटबॉल सिंगल उपाध्यक्ष। पहले हाथ की बात को नोट डाउन करेंगे, फिर हमारी समझिए। देखिए सबसे पहला समय प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा राजा कौन था, राजा कनिष्क, कनिष्क राजा था। अच्छा मुझे बताइए किस वंश का राजा था, स्थान कौन सा था, कुंदक 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 कश्मीर, कश्मीर में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अध्यक्ष कौन था, वो था वाशुमित्र, वाशुमित्र जो है समय अध्यक्ष। एक क्वेश्चन था उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसमें उपाध्यक्ष में सबसे पहले उपाध्यक्ष का नाम था बुद्ध घोष या फिर अशोक घोष, बुद्ध घोष या अशोक घोष। एक पॉइंट बनाइए, लिखिए एकमात्र बौद्ध सम्मेलन, एकमात्र बौद्ध सम्मेलन, सम्मेलन जिसमें जिसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उपाध्यक्ष की नियुक्ति देखने को मिलती है, देखने को मिलती है, मिलती है। कौन सा था, वो था हमारे पास फुटबॉल सम्मेलन। बहुत बढ़िया, कुशाण वंश का शासक कनिष्क, बहुत बढ़िया, सभी आंसर ठीक है। अब देखिए चीज़ को सुनिएगा, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में इस बौद्ध सम्मेलन में बटा। जो वो पहले वाला था, सेकंड वाला उसमें छोटा सा भाग था, उत्पत्ति पश्चिम थी। लेकिन जो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, वो बौद्ध सम्मेलन था। हीनयान मतलब छोटी सवारी, महायान मतलब बड़ी सवारी। हीनयान मतलब कट्टरवादी, बौद्ध धर्म के कट्टर, जैसे हम कट्टर हिंदू बोलते हैं, बौद्ध जो बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ नहीं अपनाना चाहते थे, वहीं बात इसको लेकर महायान को लेकर बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, ठीक है। जो हीनयान था इनके उपदेश इनकी पुस्तकें किस भाषा में थी, पाली भाषा में, जबकि महायान की पुस्तकें जो संस्कृत भाषा में थी। जो महायान शाखा थी उसे व्यक्ति जो नाम था नागार्जुन, और नागार्जुन ने सबसे पहले सापेक्षवाद शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। आपसे पूछता है नागार्जुन की शाखा से जुड़े हुए थे, महायान किस धर्म से जुड़े हुए थे, बौद्ध धर्म। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, माध्यमिक शून्यवाद या सापेक्ष का सिद्धांत दिया, है ना। तो एक बार चीज को लिखेंगे, चलिए एक बार चीज को लिखना पॉइंट बनाएंगे। आप लिखेंगे इस बौद्ध सम्मेलन में, इस बौद्ध सम्मेलन में, सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, में बट गया। और कौन से दो भाग हुए, एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था महायान, हीनयान और महायान, महायान, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसको लेकर, आप लिखेंगे हीनयान क्या था, हीनयान का अर्थ था छोटी सवारी, छोटी सवारी। इसका क्या अर्थ था, इसका अर्थ था बड़ी सवारी, बड़ी सवारी। इन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ, मतलब ये कट्टर कट्टर बौद्ध अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, के साथ अपनाया, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं इसको लेकर हिंदी भाषा की पाली, भाषा की पाली, और हिंदी भाषा कौन सी, हिंदी भाषा की संस्कृत, संस्कृत भाषा की, ठीक है। चलिए आप एक पॉइंट बना लिखेंगे, इसी महायान शाखा से व्यक्ति जो नाम था नागार्जुन, और नागार्जुन ने एक सिद्धांत दिया माध्यमिक शून्यवाद या सापेक्ष का सिद्धांत। तो आप एक बार यहाँ पर नोट बनाकर ऊपर लिख लीजिएगा इस चीज को, नोट बौद्ध धर्म की महायान शाखा से, महायान शाखा से, महायान शाखा से एक व्यक्ति नागार्जुन संबंधित थे, जिन्होंने माध्यमिक शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद सापेक्षता का सिद्धांत दिया, दिया था। यहाँ तक कीजिए हमारी फुटबॉल सम्मेलन को लेकर ये हमारे पास फुटबॉल सम्मेलन, समझिए फुटबॉल सम्मेलन समय प्रथम शताब्दी राजा कनिष्क, स्थान कुंडलग्राम, सॉरी कुंडलग्राम कश्मीर, और अध्यक्ष थे वाशुमित्र, उपाध्यक्ष थे अशोक या बुद्ध घोष। अगर बात करें सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन जिसकी उपाध्यक्ष की नियुक्ति मिलती है, वो कौन सा, वो हमारे पास फुटबॉल सम्मेलन। लेकिन बौद्ध सम्मेलन बौद्ध धर्म कंप्लीट रूप से दो शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान मतलब छोटी सवारी, महायान मतलब बड़ी सवारी। इन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ नहीं अपनाया, इन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। इनकी भाषा की पाली, उनकी भाषा की संस्कृत, और इसी शाखा से व्यक्ति जो नाम था नागार्जुन, और इन्होंने माध्यमिक शून्यवाद या सापेक्ष का सिद्धांत दिया है, क्या सापेक्ष का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ तक हमारी चीजें बौद्ध धर्म को लेकर, है ना, बौद्ध धर्म को लेकर ये हमारी कंप्लीट लगभग चीजें ठीक है। बताएंगे इसको लेकर कोई डाउट है तो मुझे बताइए फटाफट से। लास्ट में कुछ पॉइंट बनते हैं इसको लेकर बौद्ध की मृत्यु को लेकर। चलिए इनको लेकर हम पहली बात करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को लेकर 20 मिनट लगभग, चलिए उसे हम कल करेंगे। सुबह 8 बजे, सुबह 8 से 9 क्लास होगी, सुबह 8 से 9 क्लास होगी, 8 PM 9 PM, सॉरी 9 PM 11 घंटे, 11 नहीं 13 घंटे पढ़ा हो गया। 1 AM से 9 AM आपकी क्लास होगी सुबह। जीके की क्लास कंप्लीट होगी, जो हमारी यूटीटी कंप्लीट हो रही है, वो कंप्लीट हो रही है। उसकी प्रैक्टिस आपकी 9 से 10 पर चल रही है, 9 PM से 10 AM पर। इसकी जो प्रैक्टिस क्लास है वो आपकी चल रही है वाई पर चल रही है, और इसकी अब तक हमारे पास 4 क्लास हो चुकी है, 4 क्लास हो चुकी है। और जिस चैनल पर चल रही है उसका नाम है कैरियर विल एसएससी 2024। कुछ बताया मैं कहूं अभी तो आपकी क्लास सुबह बौद्ध धर्म को पढ़ाया जाएगा ना, सारा कैसे हो जाएगा ये तो बात है ना। चाहे तो टाइम भी है, ठीक है, मैं चाहता हूं और क्या खत्म कर देंगे ऐसे कैसे। अब आप पढ़े 2 घंटे यूपी जी कंप्लीट नोट्स भेज दिए हैं, सेकंड पेज से 27 पेज पे पूरे जाएंगे। चलिए पढ़े 2 घंटे सुबह 8 क्लियर है। कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।